वो उसी रास्ते पर चल पड़ा। काफी नीचे पहुंचने पर उसे एक बूढ़ी औरत आंगन में बैठी हुई दिखाई पड़ी। जैसे ही उसने उस घर में प्रवेश किया तो उस बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, अरे बच्चे, तू कौन है और यहाँ पर क्यों आया है? तुझे पता नहीं कि यहाँ पर शैतान रहता है? ठीक जगह पर आ गया हूँ। अब तुम मेरी सहायता करो। मुझे शैतान के सिर के 3 सोने के बाल चाहिए, नहीं तो मुझे मेरी पत्नी वापस नहीं मिलेगी। बेटा, ये तो तेरी बहुत बड़ी मांग है। इसे पूरा करना इतना आसान नहीं है। जब राक्षस घर वापस आकर तुझे यहाँ देखेगा तो कच्चा ही चबा जाएगा। इसलिए मुझे ही तेरी रक्षा करनी पड़ेगी। उस बूढ़ी औरत को लड़के पर तरस आ गया। उसने छींटा बनाकर उसे अपनी स्कर्ट की चुन्टों में छुपा लिया। बूढ़ी माँ, मुझे आपसे 3 सवालों के जवाब भी पूछने हैं। पहला सवाल है, एक कुआं जिसमें से पहले शरबत की तरह मीठा पानी निकलता था, आजकल क्यों सूख गया है? दूसरा सवाल है कि एक सेब का पेड़ जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब उस पर पत्ते भी नहीं लगते, वो पेड़ क्यों सूख गया है? तीसरा सवाल है कि एक नाविक को क्यों हमेशा इधर से उधर जाना पड़ता है, उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? तीनों बड़े कठिन सवाल हैं। इन सवालों के जवाब भी हमें राक्षस से ही मिल सकते हैं। मैं तेरे लिए यह कोशिश भी जरूर करूंगी, पर अब तू चुपचाप छुप जा, नहीं तो जिंदा नहीं बच सकता। शाम को राक्षस घर पहुंचा। अंदर घुसते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। मुझे अपने घर में किसी मनुष्य की गंध आ रही है। आज जरूर कुछ गड़बड़ है। यहाँ कौन आदमी आया था? इतना कहकर उसने पूरे घर में झांक कर देखा, पर उसे कोई भी मनुष्य नहीं मिला। उसकी धाई माँ उस पर गुस्सा करने लगी और बोली, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने पूरा घर साफ किया है। मुझे तो यहाँ कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। लगता है तेरी नाक में ही मानस गंध घुस गई है। चुपचाप आराम से बैठ और भोजन कर। राक्षस को जब कोई मनुष्य नहीं मिला तो उसे अपनी धाई माँ की बात पर विश्वास करना पड़ा। वह चुपचाप खाना खाकर वहीं जमीन पर बिछी हुई बड़ी सी चटाई पर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। उसकी धाई माँ भी राक्षस को सोने का इंतजार करने लगी, क्योंकि आज उसे उस राक्षस के बालों से उसके सोने के 3 बाल तोड़ने थे। जब राक्षस नींद में जोर जोर से खर्टी लेने लगा तो धाई माँ ने उसके सिर से सोने का एक बाल उखाड़ लिया। राक्षस दर्द से कराह उठा। ओ माँ, तू ये क्या कर रही है? मेरे बाल क्यों खींच रही है? बेटा, मैंने अभी भयंकर सपना देखा, तो डर के मारे तेरे बाल पकड़ लिए। ऐसा कौन सा सपना था जिससे तू इतना डर गई? मैंने सपने में देखा कि बाजार वाला कुआं जिससे शरबत निकलता था, अब सूखा पड़ा है। इसमें किसका कसूर है? इससे सिवाय मेरे कोई नहीं जानता। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है और उसी पत्थर के नीचे एक बड़ा सा मेघ रहता है। अगर उस बड़े से मेघ को मार दिया जाए तो उस कुएं से फिर से शरबत निकलना शुरू हो जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर जोर जोर से खर्टी भरने लगा। धाई माँ को जब विश्वास हो गया कि राक्षस पूरी तरह से सो गया है तो उसने उसके सिर से सोने का दूसरा बाल उखाड़ लिया। राक्षस फिर जोर से चीखा, ओ माँ, ये तू क्या कर रही है? बेटा, बुरा मत मान। मैंने फिर से एक अजीब सा सपना देखा था, तभी डर के मारे तेरे बाल मेरे हाथ में आ गए। ऐसा कैसा सपना था जिससे तू इतना डर गई थी? मैंने सपने में देखा कि उस राज की सीमा पर जो सेब का एक पेड़ है, जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब सूख गया है। इसके सूखने का क्या कारण है? इस पेड़ की जड़ में एक चूहा रहता है जो इसकी जड़ों को काटता रहता है। अगर उस चूहे को मार दिया जाए तो वह पेड़ फिर से सोने के सेब देने लगेगा। पर अब तू मुझे अपने सपनों से परेशान मत कर, मुझे चैन से सोने दे। इतना कहकर थोड़ी देर बाद वह राक्षस फिर जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। जैसे ही बूढ़ी माँ को लगा कि राक्षस सचमुच सो गया है, तो उसने तीसरी बार सोने का बाल उखाड़ लिया। अब तो राक्षस गुस्से से आग बबूला हो गया और धाई माँ को खरी खोटी सुनाने लगा। धाई माँ उसे शांत करने की कोशिश करने लगी, फिर बड़े प्यार से बोली, बेटा, मैं इन अजीब अजीब सपनों का क्या करूं? अभी अभी मैंने फिर से एक अजीब सपना देखा। ऐसा कौन सा सपना देखा? जल्दी कह, मुझे जोर से नींद आ रही है। मैंने सपने में देखा कि मुझसे एक नाविक शिकायत कर रहा था कि उसे हर समय इधर से उधर जाना पड़ता है। उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता?
इसमें उसका क्या कसूर है? वो नाविक मूर्ख है। जिस दिन वह किसी और आदमी के हाथ में अपना चप्पू दे देगा, उसे हर रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर से अपनी चटाई पर लेट गया और खर्राटे लेने लगा। अब धाय माँ ने उस लड़के को अपनी स्कर्ट से निकाला और उसे 3 सोने के बाल देकर बोली, अपने तीनों सवालों के जवाब तो तू सुन ही चुका है। अब बाल लेकर यहाँ से तुरंत भाग जा। लड़के को असली रूप में करने के बाद धाय माँ ने झटपट उसे घर से बाहर निकाल दिया। लड़के ने हदया से उसको धन्यवाद दिया और अपने ससुर के राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे फिर वही नाविक मिले। नाविक ने जब उसे दूसरी ओर उतारा तो वह लड़का बोला, तुम अपना ये चप्पू किसी और के हाथ में दे देना, तभी तुम्हें इस रोज रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। रास्ते में उसे फिर वही पहरा देते हुए दोनों सिपाही मिले। लड़का ने सिपाही को उसके प्रश्न का उत्तर बताते हुए बोला, पेड़ की जड़ में एक चूहा है, उसे चूहे को मार दो, फिर से सोने के सेब आने लगेंगे। तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर दिया, इसलिए इनाम के रूप में रख लो। ये तुम्हारे लिए है। तुमने हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया, हमारे प्रश्न का उत्तर दे दिया। जब सिपाही को उसके प्रश्न का उत्तर बताया तो उसने बहुत सा धन एक गधे पर लादकर उस लड़के को इनाम के रूप में दिया। वो उस धन से लदे हुए गधे को लेकर जब पहले सिपाही के पास पहुंचा तो उसे भी उसके प्रश्न का उत्तर बताया। उस सिपाही ने भी बहुत सा धन एक गधे पर लादकर उसको इनाम दिया। अब वो सोने के 3 बाल और 2 गधों पर ढेर सारा धन लेकर अपने ससुर के पास पहुंचा तो उसे देखकर राजा हैरान रह गया। तीनों बाल और धन से भरे हुए 2 गधों को देखकर राजा ने उससे पूछा, तुम्हें यह इतना ढेर सारा धन कहाँ से मिला? नदी के उस पार गया था, वहां मुझे बहुत सारा धन मिला, उसमें से कुछ धन मैं अपने साथ ले आया। राजा को लालच आ गया। वह लड़के से बोला, क्या मैं भी नदी के उस पार से तुम्हारी तरह कुछ धन ला सकता हूँ? क्यों नहीं? उस नदी में नाव पर एक नाविक बैठा है जो अपनी नाव से आपको उस पार ले जाएगा, पर आप उसका चप्पू उससे लेकर नाव को खुद चलाएंगे तो नदी की दूसरी ओर पहुंचकर ढेर सारा धन ले आएंगे। लालची राजा इतना सुनकर नदी की ओर चल पड़ा। वहां सचमुच ही एक छोटी सी नाव पर एक नाविक बैठा था। राजा उस नाविक के पास गया और उसके हाथ से उसका चप्पू लेकर खुद नाव चलाने लगा। अब उस नाविक को रोज के आने जाने से छुटकारा मिल गया और राजा को उस नाविक की जगह हर समय नाव पर इधर से उधर जाने की सजा मिली।